गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज का जो आपका टॉपिक है वो है संस्कृति का पार्ट 3। संस्कृति क्या है, संस्कृति को कैसे परिभाषित करते हैं, संस्कृति शब्द सबसे पहले कहाँ मानव शास्त्र में आया और उसकी विभिन्न परिभाषाओं विशेषताओं को डिस्कस करते हुए, उसके प्रकारों को डिस्कस करते हुए फिर हमने उसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो एलिमेंट हैं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, संस्कृति की संरचना के लिए उनकी चर्चा की और फिर संस्कृति से संबंधित कुछ प्रचलित अवधारणाओं की चर्चा की। आज जो तीसरा पक्ष है संस्कृति का, यह भाग 3 है, उसमें हम व्यक्ति, समाज और संस्कृति, इन तीनों के इंटर रिलेशन यानी अंतर संबंधों की चर्चा करेंगे। किस तरह से संस्कृति समाज को या व्यक्ति को प्रभावित करती है, किस तरह व्यक्ति जो है संस्कृति और समाज को प्रभावित करता है, तो इनका आपस में इंटर रिलेशन या अंतर संबंध क्या है। चलिए, व्यक्ति, संस्कृति और समाज। कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो एक बायोसाइको यूनिट होता है, यानी उसके पास शरीर होता है और मस्तिष्क होता है। तो बायो यानी बायोलॉजी उसका शरीर और साइको उसका माइंड यानी मस्तिष्क। तो पैदा होते समय मनुष्य जो होता है एक जैव मनो इकाई होता है। ठीक है, मनुष्य ही नहीं, समाज का हर प्राणी बायोसाइको यूनिट होता है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, तो बायोसाइको यूनिट होते हैं हम। ठीक है, यानी देखा जाए तो उस समय मनुष्य और पशु में कोई खास अंतर नहीं होता क्योंकि सभी जैव मनो इकाई हैं। धीरे धीरे कैसे मनुष्य पशु से अलग होता है, वो जो बायोसाइको यूनिट है वो धीरे धीरे जीवन जीने का ढंग सीखती है, भाषा सीखती है, रहन सहन सीखती है, सभ्यता सीखती है, ये सारी चीजें वो सीखती है। तो जीवन जीने का ढंग सीखना संस्कृति कहलाता है। तो जन्म लेने के बाद जो वो लाइफ स्टाइल यानी जीवन जीने का तरीका सीखती है, भाषा, चलना, खाना पीना, बोलना, वो सब सीखती है, वो जीवन जीने का ढंग उसका संस्कृति कहलाता है। और जब एक बायोसाइको यूनिट यानी एक जैव मनो इकाई संस्कृति सीख लेती है, जीवन जीने का ढंग सीख लेती है, कैसे सीखती है, जो सीखती है उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। और आफ्टर सोशलाइजेशन या समाजीकरण के पश्चात जब वो संस्कृति को समाजीकरण के माध्यम से सीख लेती है, तब वो सामाजिक इकाई या सामाजिक प्राणी बनती है, सोशल मैन या सोशल एनिमल, सोशल बीइंग बनती है। और सोशल बीइंग यानी सामाजिक प्राणी बनने के बाद ही वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, यानी समाज का सक्रिय सदस्य बनती है। क्लियर? तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? व्यक्ति है, जैव मनो इकाई, फिर उसने जीवन जीने का ढंग सीखा यानी संस्कृति सीखी। संस्कृति कैसे सीखी? समाजीकरण के माध्यम से। और संस्कृति सीखने के बाद वो सामाजिक प्राणी बनी यानी समाज का सक्रिय सदस्य बनी। और जब सामाजिक प्राणी बनी तब उसने लोगों से अंतःक्रिया शुरू की और अंतःक्रिया करने के बाद संबंध स्थापित हुए और धीरे धीरे संबंधों का जाल बना और संबंधों के जाल से बना समाज। तो व्यक्ति, संस्कृति और समाज, ये तीनों आपस में अंतर संबंधित हैं। इनमें से एक भी अगर गायब हो जाए या कम हो जाए तो समाज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, या संस्कृति नहीं आएगी। तो ये तीनों अंतर संबंधित हैं। चलिए, यही चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी समाज का निर्माण कब होगा? व्यक्ति होना जरूरी है, बिना व्यक्ति के तो समाज बनेगा ही नहीं। व्यक्ति है, एक व्यक्ति से भी समाज नहीं बनेगा, तो व्यक्तियों का समूह है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। फिर वो व्यक्ति जो हैं आपस में क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें संपर्क करना है, संचार करना है। फिर वो अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति होगी तो संबंध बनेंगे। और जैसे ही संबंध बनते हैं, संबंध बनाना सीखेगा, उसके से पहले संबंध बनाने के लिए उसको क्या जीवन जीने का ढंग सीखना है। जैसे हमने कहा कि संपर्क, संचार, तो वो संस्कृति के माध्यम से सीखता है क्योंकि संस्कृति उसे भाषा सिखाती है, भाषा सीखता है, जीवन सभ्यता को सीखता है। तो ये सारी चीजें उसे संस्कृति सिखाती है, वो उसको एक सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट करती है। तो व्यक्ति संस्कृति सीखकर या एक जीवन जीने का ढंग सीखकर समाज का एक सामाजिक प्राणी बनता है और सामाजिक प्राणी धीरे धीरे अन्य सामाजिक प्राणियों से अंतःक्रिया करके संबंध बनाता है और संबंधों का जाल फैलता चला जाता है और फिर संबंधों के जाल से समाज बनता है।
ठीक है, तो ये व्यक्ति से संस्कृति और समाज की ओर की यात्रा हो गई। इसी तरह हम उल्टा चले कि समाज है तो समाज का सामूहिक, समाज में रहने वाले लोगों का सामूहिक परिणाम है संस्कृति, और संस्कृति व्यक्ति अडॉप्ट करता है तो समाज जो है संस्कृति को और व्यक्ति को निर्देशित या निर्मित करता है। तो उस तरह से व्यक्ति संस्कृति समाज या समाज संस्कृति और व्यक्ति आपस में अंतः संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे का निर्माण करते हैं। अब देखिए व्यक्ति और समाज का संबंध। व्यक्ति और समाज के संबंध में जो ऐसे अभी हमने पढ़ा, दो थ्योरी डेवलप हुई, दो विचारधारा सामने आई। एक कहलाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक थे, सपोर्टर थे, वो थे हॉब्स, लॉक एंड रूसो। और उनका ये मानना था कि जो सोसाइटी यानी समाज का निर्माण हुआ है वो जानबूझकर इंटेंशनली किया गया है। क्यों? ताकि व्यक्ति की आवश्यकताएं और उसके हितों को पूरा किया जा सके। तो समाज का निर्माण इंटेंशनली किया गया है, जानबूझकर किया गया है, ताकि व्यक्ति की आवश्यकताओं और उनके हितों को का ध्यान रखा जा सके, उनको पूरा किया जा सके। ये जो विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, ये विचारक समाज की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। इनके लिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। लॉक के अनुसार व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र, स्वच्छंद और समान है। उसकी इच्छा के बिना समाज, राजनीतिक सत्ता उसे दबा नहीं सकती। वह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर समाज या समुदाय बनाने के लिए का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। ठीक है, यानी वो जन्म से, स्वभाव से स्वतंत्र है व्यक्ति, और कोई भी पावर, किसी भी प्रकार की पावर हो या पॉलिटिकल पावर हो, अथॉरिटी हो, वो उसकी इच्छाओं को दबा नहीं सकती। क्योंकि यानी समाज उसकी इच्छाओं को दबा नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति सर्वोपरि है। व्यक्ति ने समाज या समुदाय बनाया है, समाज ने व्यक्ति को नहीं बनाया, ऐसा इस थ्योरी में निकल कर आता है। यानी समाज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल इज सुप्रीम रादर देन सोसाइटी, समाज की तुलना में व्यक्ति ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में कुछ और बातें निकल कर आती हैं, जैसे वो ये कहते हैं कि व्यक्तियों के बीच जन्मजात समानता है, मैन आर बॉर्न इक्वल। वो केवल स्वतंत्र ही नहीं है बल्कि समान भी है, क्योंकि जन्म के समय हर व्यक्ति की जो स्थिति है वो समान थी। उम्र है, मतलब आयु है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन है, लैंगिक जो भेद हैं, वो सारे चीजें जो हैं वो उसमें समान थी, उनमें कोई सामाजिक भेद नहीं था। यानी उनके बीच वर्ण, जाति, धन, प्रतिष्ठा पर आधारित विभाजन, सामाजिक विभाजन जो था वो नहीं था। तो आरंभिक स्थिति में व्यक्ति जो है वो हर दृष्टि से समान होते थे। ठीक है, तो व्यक्तियों के बीच जब धीरे धीरे असमानता बढ़ी, यानी जाति, धन, वर्ग, जो सामाजिक असमानता आई इन सब के आधार पर, तो लोगों में संघर्ष होना शुरू हुआ। और जब संघर्ष हुआ तो संघर्ष इस बात के लिए हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करता था, ताकि वह प्रकृति के संसाधनों पर अधिक से अधिक संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। और इस कारण व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच एक समझौता हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि ये जो अधिक संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो ये संघर्ष है, ये समाप्त नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सामूहिकता जरूरी है। व्यक्तिगत जो शक्ति है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, या वो काफी नहीं है। तो उन्होंने एक समझौता किया, और समझौते के आधार पर सामूहिकता को इंपॉर्टेंस मिली।
तो ये आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहलाया कि व्यक्ति सर्वोपरि है, समाज सेकेंडरी है, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समाज का निर्माण किया है। अब एक दूसरी थ्योरी आई, सावयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी। ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी जो है वो जस्ट अपोजिट है पहले सिद्धांत की। पहले के सिद्धांत में व्यक्ति सुप्रीम है, समाज सेकेंडरी है। दूसरा सिद्धांत जो है ऑर्गेनिज्मिक का मतलब होता है सावयव। इस सिद्धांत के अनुसार समाज सर्वोपरि है और व्यक्ति समाज पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत समाज की तुलना किससे करता है? शरीर से करता है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग मिलकर काम करते हैं, उसी प्रकार समाज की संरचना जो विभिन्न इकाइयों से होती है, छोटी और बड़ी इकाइयों से मिलकर बनती है, तो वो सारी संरचना के विभिन्न अंग कोई ना कोई काम करते हैं और फिर उस समाज की संरचना तैयार होती है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख सपोर्टर थे वो कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। उनके अनुसार शरीर के अंगों की भांति समाज की इकाइयां भी अलग अलग कार्य करती हैं और जिस तरह जीव का, प्राणी का, मनुष्य का जन्म होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है और अंत हो जाता है, उसी तरह समाज का भी जन्म होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है और समाज का अंत हो जाता है। ठीक है, समाज का भी अंत मतलब समाज के जो सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसे ही पहले जैसे आदिम समाज आया, सरल समाज आया, फिर मध्यकालीन समाज आया, आधुनिक समाज आया, अब उत्तर आधुनिक समाज आया। तो समाज भी जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं और अंत होता है, जैसे कि शरीर का होता है। तो इसीलिए उन्होंने जो मानव शरीर से मानव संरचना से या मानव की शारीरिक संरचना से उन्होंने समाज की संरचना की भी तुलना की और जिस तरह से शरीर में बदलाव और विकास और अंत होता है, उसी तरह से समाज में भी बदलाव, उसका अंत और विकास होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि समाज जो है स्वतः विकसित है, व्यक्ति ने निर्मित नहीं किया है। ये सिद्धांत पहले सिद्धांत का विरोध करता है कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए समाज बनाया। ये कहते हैं नहीं, समाज अपने आप, जैसे मनुष्य का जन्म स्वतः होता है, जन्म होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, उसी तरह समाज भी जन्म लेता है, विकसित होता है, वृद्धि करता है और अंत की तरफ जाता है और फिर एक नया समाज बनता है, फिर उसका विकास, वृद्धि और तो इस तरह से इसके विकास यात्रा की भी इन्होंने बात की। तो ये सिद्धांत पहले सिद्धांत का जस्ट उलट है। तो इनके हिसाब से समाज सर्वोपरि है, समाज सुप्रीम है। देखा जाए तो दोनों ही सिद्धांत एक पक्षी हैं, वन साइडेड रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि दोनों के बीच अंतर्निर्भरता का संबंध है। व्यक्ति और समाज दोनों का घनिष्ठ संबंध है। ये हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में पढ़ा कि व्यक्ति है तो संस्कृति को सीखेगा, संस्कृति को समाजीकरण के माध्यम से सीखता है तो सामाजिक प्राणी बनता है और सामाजिक प्राणी बन के जब संबंधों को स्थापित करता है तो समाज का निर्माण होता है। तो व्यक्ति और समाज दोनों ही अंतर संबंधित हैं, एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्यक्ति, समाज और संस्कृति तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। अब एक और नया एस्पेक्ट आया जिसमें हम कल्चर और पर्सनालिटी यानी संस्कृति और व्यक्तित्व को जोड़कर देखते हैं। वैसे तो अभी हमने पढ़ा कि संस्कृति के कारण ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है, संस्कृति को सीख कर ही हम सामाजिक प्राणी बनते हैं और संस्कृति ही एकमात्र अंतर है जो व्यक्ति और पशु के बीच अंतर करता है, क्योंकि संस्कृति का निर्माण सामूहिकता ने किया, व्यक्तियों ने के कलेक्शन ने किया और जब सामूहिक प्रयास से संस्कृति का निर्माण हुआ उसके लिए हमें क्या चाहिए था? सृजनशीलता और कल्पना यानी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों ने किया, सामूहिकताओं ने किया, मतलब सामूहिक प्रयासों ने किया व्यक्ति के, और संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों ने किया और संस्कृति ही मनुष्य के व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है पर्सनालिटी। व्हाट इज पर्सनालिटी और व्हाट इज कल्चर? तो कल्चर का हमने लिखा था संस्कृति का मतलब जीवन जीने का ढंग, है ना। आप जो भी जिस तरह से भी जीवन जीते हैं और जीवन जीने के लिए आपको जितने संसाधन चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए, अभौतिक संसाधन चाहिए, विचार, अनुभव, सोचने के तरीके, व्यवहार, ये सारी चीजें आपकी संस्कृति है। और व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व परसोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बेसिकली मुखौटा। लेकिन यहाँ पर हम जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो व्यक्तित्व से अभिप्राय होता है सोचने, अनुभव करने और व्यवहार प्रतिमानों से जो व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी
व्यक्ति के सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने के तरीकों से उसकी पर्सनालिटी बनती है। और प्रत्येक व्यक्ति में चूंकि ये भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो भी विशिष्ट होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। इस जो कंसेप्ट को रखने वाले हैं वो मार्गरेट मीड और कार्डिनर तथा कुछ अन्य साइकोलॉजिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि समाज की संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जो कल्चर है वो जब व्यक्ति संस्कृति को सीखता है सामाजिकरण के माध्यम से, तो उसको सीखने के बाद उसकी पर्सनालिटी बनती है, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और बदले में व्यक्तित्व भी समाज की संस्कृति के निर्माण में सहायता करता है। जैसा व्यक्तित्व होगा, जैसा पर्सनालिटी होगी उसकी, वो कल्चर को, जीवन जीने के ढंग को वैसे ही विकसित करेगा या निर्मित करेगा। तो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और निर्मित करते हैं। यानी समाज व्यक्ति को नियंत्रित करता है और व्यक्ति समाज को निर्मित और परिवर्तित करता है। समाज व्यक्ति को नियंत्रित करता है और बदले में व्यक्ति भी समाज को निर्मित और परिवर्तित करता है। अर्थात समाज और व्यक्ति के बीच अंतर्निर्भरता होती है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझ में आया? बच्चों, जब ये टॉपिक आप पढ़ें तो पहले इन तीनों के अर्थ पर फोकस करिए। व्यक्ति क्या है? एक जैव मनो इकाई। संस्कृति क्या है? जीवन जीने का ढंग। और समाज क्या है? सामाजिक प्राणियों के संबंधों से निर्मित एक जाल। तो तीनों को जब आप इस तरह से समझेंगे और तीनों कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, निर्मित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तब आप इन तीनों के कोऑर्डिनेशन और तीनों के समन्वय को आप समझ सकते हैं कि तीनों में क्या संबंध है, क्या इंटर रिलेशन है। क्या एक के बिना हम दूसरे की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए व्यक्ति, समाज, जब हम व्यक्ति कहते हैं तो उसमें व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अपने आप समाहित हो जाती है। तो व्यक्ति, समाज और संस्कृति परस्पर अंतर संबंधित अवधारणाएं हैं। ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो आपके सवाल आमंत्रित हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। थैंक यू बच्चों।